इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, कौन है ये शख्स? नहीं पहचान पाए? चलिए इस सवाल को जरा बदल देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय राजनीति में कौन सा ऐसा नेता है जो मोदी का भी दोस्त है और राहुल गांधी का भी, ममता बनर्जी को अपना दीदी मानता है और एम के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अरविंदर सिंह और सोनिया गांधी जैसे लीडर के साथ बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुका है, तो आप मेरे इस सवाल पे यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक गलियारों में ऐसा एक आदमी है जो वक्त वक्त पे इन सभी पॉलिटिकल लीडर का एडवाइजर बनके इनकी इलेक्शन जीतने में मदद करता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की, जो कि अब तक एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बनके कई सारे इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और इत्तेफाक से प्रशांत किशोर देश के सबसे अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं और जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की थी। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कैसे बने और फिर कैसे मोदी के साथ काम करने के लिए उन्हें अमेरिका से बुलाया गया, कैसे उन्होंने मोदी के नाम को घर घर पहुंचाया और कैसे उन्हें एक वक्त पर मोदी से अपना रास्ता अलग करना पड़ा और कैसे आज पीके ग्राउंड पे जाकर बिहार के पॉलिटिक्स में अपना बड़ा बदलाव करने की कोशिश करने हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकल पड़िए मेरे साथ प्रशांत किशोर के मास्टरमाइंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनने के सफर में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर जिले से, जहां बड़े होते हुए प्रशांत पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे। प्रशांत के पिता डॉक्टर थे और वो शुरू से ही उन पे पढ़ाई करने का दबाव बनाया करते थे। तेज दिमाग था, इसलिए कम पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाया करते थे। मैथ्स इनकी बचपन से ही बड़ी स्ट्रांग थी और यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद भी था। नंबर के साथ खेलना इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था और यही आगे चल के उन्हें काम भी आने वाला था। 12th का एग्जाम दिया तो मैथ्स का रिजल्ट ऐसा आया कि सब हैरान हो गए। 150 में से 148 अंक लाकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनकी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। और इसके बाद इनके पिता ने ट्रेडिशनल रूट ऑफ एजुकेशन फॉलो करने को कहा, जो आमतौर पे हर बिहारी स्टूडेंट्स को कहा जाता है। जी देकर इंजीनियरिंग करो और उसके बाद यूपीएससी कर आईएएस आईपीएस बनो। प्रशांत के ऊपर प्रेशर तो था, लेकिन वो प्रेशर को डिफ्लेक्ट करना बखूबी जानते थे। उन्होंने तय किया कि वो इंजीनियरिंग ना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके स्टैटिक्स की पढ़ाई करेंगे। इससे इनका कोर्स थोड़ा आसान भी होगा और साथ ही वो दिल्ली जाकर नई दुनिया देख सकेंगे। फिर पीके दिल्ली आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन फिर कुछ ही वक्त में जब उनकी तबीयत खराब हुई और उनका इंटरेस्ट भी कम होने लगा तो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस बिहार चले गए। बिहार आके अगले 3 साल तक प्रशांत ने अपनी पढ़ाई में पूरा गैप ले। इस वक्त को पीके बताते हैं कि ये उनकी लाइफ का बहुत ही कठिन दौर था, जहां अक्सर उनके पिता के साथ मतभेद होता रहता था और वजह थी उनकी ग्रेजुएशन, जिससे वो छोड़ के आगे बढ़ गए थे और अपने पिता के कई बार कहने पे 3 साल के गैप के बाद फिर से ग्रेजुएशन करने का सोचते हैं और इस बार वो लखनऊ जाते। लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने फिर 2 साल का गैप लिया और इन 2 सालों के गैप के बाद वो हैदराबाद गए, जहां उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ये तो थी उनकी स्टूडेंट्स लाइफ, लेकिन अब उनका प्रोफेशनल जीवन शुरू होने वाला था, जो कि इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूनाइटेड नेशन की इंडियन विंग में प्रशांत को जॉब मिलता है। यहाँ जॉब पाकर जब पीके को मौका मिला कि वो बिहार जाकर पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम को ओवरलुक करे और वहाँ के ऑपरेशन को मैनेज करे, तो पीके ने तुरंत ही हाँ कर दिया और एक बार फिर वो बिहार आ गए। बिहार आकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करा, जहां इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ जानवी से हुई, जो कि एक डॉक्टर थी और वहां वो मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। स्ट्रैटेजिस्ट और मैनेजमेंट ने प्रशांत बहुत अच्छे थे और इसी वजह से उनके 2 साल के बिहार काम को देखकर इनके सीनियर इतने इम्प्रेस हुए कि इन्हें वापस यूनाइटेड नेशन के दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया और यहाँ आना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनकी अगली पोस्टिंग यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में। यहाँ पोस्टिंग होने के बाद प्रशांत अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाके रहने लगे। यहाँ आकर प्रशांत के जीवन में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ गई। यहाँ इनकी फैमिली थी, वो अच्छे पैसे कमा रहे थे, साथ ही यूएन में वो एक डिप्लोमेट भी बन गए थे। एक आम नौजवान को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, लेकिन पीके का काम करने का तरीका कुछ अलग था। यूएस में रहते हुए प्रशांत को यह फील होना शुरू हुआ कि उनकी ऑफिस जॉब उन्हें ज्यादा एक्साइट नहीं करती और वो सेम जॉब से बोर होने लगे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सीनियर को कहा कि वो फील्ड जॉब करना चाहते हैं, जहां वो ग्राउंड पे जाकर अपने स्ट्रेटजी और उनके एग्जीक्यूशन पे काम कर सके। इसी के चलते उनके डेस्क तक एक ऑफर पहुंचा। अब उन्हें अफ्रीका के एक वेस्टर्न कंट्री में जाना था और वहां ग्राउंड पे काम करना था।
प्रशांत किशोर ने इस अपॉर्चुनिटी को भी हाँ कहा और अफ्रीका पहुंच गए। कुछ वक्त यहाँ काम करा और ये काम भी पूरा हो गया तब इन्होंने गुजरात को लेकर के एक माइल न्यूट्रिशन से जुड़ा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर में इंडिया के सबसे डेवलप्ड स्टेट का क्रिटिसिज्म लिखा हुआ था कि किस तरह से देश की सबसे डेवलप्ड स्टेट में भी माल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जब प्रशांत का ये पेपर पब्लिश हुआ तो ये स्वाभाविक था कि इस बात की चर्चा होगी और गुजरात के लोग भी ये पेपर पढ़ेंगे और यहीं पे प्रशांत किशोर के जीवन का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। इनकी लिखी हुई पेपर को उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पढ़ते हैं और जिस तरह से ये पेपर लिखा हुआ था उससे प्रभावित होकर इस रिसर्च पेपर के राइटर की खोज करते हैं और यहीं से नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर की बातचीत शुरू होती। मोदी प्रशांत किशोर से कहते हैं, अगर आप वाकई में बदलाव लाने का सोच रखते हैं तो शिकायत क्यों करते हो? मैं आपको गुजरात में आकर काम करने के लिए इनवाइट करता हूं। आप आइए और गुजरात में आकर ग्राउंड पे काम कीजिए। यहीं पे प्रशांत किशोर, जो कि एक वेल सेटल जीवन जी रहे थे, यूएन के डिप्लोमेट बन गए थे और अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाले थे। यहाँ इनके पास दो चॉइस थी, या तो वो यूएन में रहकर अपनी वेल सेटल लाइफ को एंजॉय करे या फिर भारत आकर भारत की ग्रोथ में बड़ा योगदान दे सके। और जब उन्हें एक स्टेट के सीएम की तरफ से काम करने का इनविटेशन मिला तो पीके ने अपने देश को चुना और अपनी नौकरी छोड़ गुजरात आ गए। ये साल 2011 की बात है जब मोदी प्रशांत से मिले और धीरे धीरे दोनों फ्यूचर पॉलिसीज और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना शुरू करा। अगले ही साल 2012 में गुजरात इलेक्शन होने थे तो सबसे पहले पीके ने इसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करा। प्रशांत ने मोदी की कई तरह की मदद करी। सबसे पहले मोदी को सोशल मीडिया का पोटेंशियल समझाया। उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब को यूज करने के अपनी बात आगे रखी और सलाह दी। साथ ही मोदी के कई स्पीचेस भी ड्राफ्ट करने का काम किया। जब स्पीचेस में मोदी पोटेंशियल और क्वालिटी दिखी तो वो बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने प्रशांत को स्पीच ड्राफ्टिंग टीम में जोड़ लिया। ऐसा कर करके प्रशांत ने नरेंद्र मोदी से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीतना शुरू कर दिया और कुछ ही समय की बात थी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियली एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। प्रशांत किशोर यहाँ से अपने लाइफ के एक नए चैप्टर शुरू करने वाले थे। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, ये टैग प्रशांत किशोर के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। ये रोल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नॉन एग्जिस्टेंट था और अब जो इलेक्शन में होने वाला था ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा गया था। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल जगत में आगाज इतनी तेज होने वाला था कि आज एक दशक बाद उन्हें भारतीय पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। गुजरात इलेक्शन ऐसे पहले इलेक्शन थे जिसमें प्रशांत किशोर ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भूमिका निभाई थी और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर गुजरात का सीएम बनाया था। प्रशांत के इनोवेटिव आइडिया और प्लान से इंप्रेस होकर मोदी ने 2014 लोकसभा इलेक्शन में इन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। अब मिशन था नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना और अब तक जहां वो गुजरात के लीडर के तौर पे जाने जाते थे, अब उनका लोगों के सामने ऐसी छवि पेश की जाए कि देश भर के लोग उन्हें नेशनल लीडर के तौर पे देखने लगे। ये कैंपेन कई महीने चला जिसमें प्रशांत ने कई तरह से कंट्रीब्यूट किया। 2012 तक नरेंद्र मोदी की छवि खासी अच्छी नहीं थी और कोई भी उन्हें इंटरव्यूज नहीं लेना चाहता था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने में भी प्रशांत ने उनकी मदद की और ऐसे स्ट्रेटजीज बनाई कि जैसे देश भर से मोदी को एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ज्यादा किया और मोदी को सलाह दी कि आप फेसबुक और यूट्यूब पेज पर वीकली अपलोड शुरू करें, जिसके साथ आप डायरेक्टली लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। इसके साथ ही प्रशांत ने 2013 में अपने दूसरे को फाउंडर के साथ मिलकर सीएजी की शुरुआत करी, जिसमें कि एक आम आदमी भी आगे आकर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था और कई सारे इनोवेटिव कैंपेन किए गए ताकि नरेंद्र मोदी को देश भर में प्रमोट किया जाए, जैसे कि चाय पे चर्चा, 3D होलोग्राम रैली और रन फॉर यूनिटी। 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनते हैं और इसी के साथ प्रशांत किशोर अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद नरेंद्र मोदी के कैंप से थोड़ी दूरी बना लेते हैं प्रशांत किशोर और अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। पहले नीतीश कुमार, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन के साथ प्रशांत किशोर ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करा और इनके सभी पॉलिटिशियन को इनके स्टेट इलेक्शन में जीत दिलाई। इन सभी प्रोजेक्ट्स में प्रशांत ने अच्छे पैसे भी कमाए और अब वो अपने जीवन के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुके थे। 2011 से 2021 तक प्रशांत किशोर इंडिया में अलग अलग जगह रहे और स्टेट में पॉलिटिक्स की हाईएस्ट लेवल पे काम किया।
जगह जगह जाके लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने समझने की कोशिश किया कि आखिरकार मूल मुद्दा क्या है हर राज्य में। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लग गया कि लोग चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन अपने राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उन्हें याद आता है अपना गृह राज्य बिहार। वो बिहार आते हैं, बिहार के लोगों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है कि भैया आज भी हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है, और उन्होंने वहीं से शुरू किया जन स्वराज। जन स्वराज पदयात्रा शुरू करने के लंबे समय बीत चुके हैं अभी दोस्तों। कई जगह उन्होंने घूमा भी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उन्होंने जिताए हैं, और 2 अक्टूबर को जन स्वराज को वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी टीम के साथ चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि क्या जो उनकी स्ट्रेटेजी है जो दूसरे राज्य में काम आई थी वो बिहार के लिए काम आएगा, क्योंकि वहां पे एक बनी बनाई पॉलिटिकल पार्टी मिल गई थी, उनके कार्यकर्ता मिल गए थे, बस नियम बनाने थे और अप्लाई करने थे। और यहाँ पे है शुरू से शुरुआत करना है और जीत के भी जाना है। आप अपनी राय प्रशांत किशोर को लेकर के क्या रखते हैं कमेंट में बताइएगा। और मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि बिहार कैसे सबसे अमीर राज्य बन सकता है। हमेशा आपने समस्या बताते हुए हमेशा सुना होगा कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम सारे आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत कम लोग ही देते हैं। तो मैंने सॉल्यूशंस पे बात किया है, तो इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।